उंगलियां उठाकर दुआएं देनी चाहिए रजीम चेंज करने वालों को कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी आंखों का ऑपरेशन किया, तुमने हमें बताया कि हमारे बाकी बहन भाई किस तकलीफ से गुजरते हैं, किस कर्ब से गुजरते हैं। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इस दर्द को, इस दुख को समझते ही नहीं थे। तो हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत शुक्र है कि हमें समझ आ गई है, तो हमें एक कौम में कन्वर्ट किया है। अब वो मुतालबा नहीं है कि आपने हुकूमत नहीं गिरानी इमरान खान से, अब मुतालबा इमरान खान से ये है कि आपने हमें कुछ नहीं किया। आप एक तरीकाकार है, उसके ऊपर अमल दरामद कर लें। अदालतों के ऊपर से दबाव खत्म कर दिया जाएगा। जब अदालतों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट अपना दबाव हटा लेगी तो अदालतें इंसाफ देना शुरू कर देंगी। अदालतों ने तो बहुत नाइंसाफी की है पीटीआई के साथ, तो जब अदालतें इंसाफ देंगी तो ये केस तो टिकेंगे ही नहीं, इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगा। अब इमरान खान साहब ने मार्जिन क्रिएट करना है पाकिस्तान के इदारों के लिए, और वो इमरान खान साहब कर सकते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के, हर बंदा जिसका दिमाग काम करता है या रोटी खाता है वो कम से कम यही सवाल पूछ रहा है, आखिर मसला क्या है? इमरान साहब, अब आपका फ्यूचर क्या है फिर? अब आपकी फैमिली को, मुझे पता है कि आपकी बच्चियां बहुत ज्यादा सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, मुल्क से बाहर आपकी सारी फैमिली चलेगी, आपके वालिद साहब उम्र के उस हिस्से में है कि उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा। सो व्हाट्स द फ्यूचर? अब मुस्तकबिल क्या है, आप कैसे देखते हैं फिर इन चीजों? देखिए, मेरा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है जी। पाकिस्तान ठीक है तो मेरा मुस्तकबिल ठीक है, पाकिस्तान ठीक नहीं है तो मेरा मुस्तकबिल ठीक नहीं है। मेरा तो बड़ा सिंपल ये है कि ये मुल्क ठीक हो जाएगा तो हमारा मुस्तकबिल भी ठीक हो जाएगा, ये मुल्क ठीक नहीं होगा तो हमारे मुस्तकबिल का अल्लाह हाफिज है। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरा ये ईमान है कि मैं अपने बच्चों को एक वक्त का एक लुकमा या एक रोटी भी नहीं दे सकता, वो मेरा रब देता है। मैं उन्हें नहीं पाल सकता, मेरा रब पालता है। मैं उनकी तरबियत करने की कोशिश ही कर सकता हूँ, उन्हें मेरा रब समझाएगा, उनको मेरा रब पालेगा, उनकी मेरा रब तरबियत करेगा। वो ज्यादा बेहतर जानता है कि किसको किस हालात में किस तरह उससे रखना है। मुश्किल हालात इंसान को सिखाते हैं। हाँ, वालिद के बारे में मुझे अपने वालिद के बारे में अफसोस होता है कि ये उनकी आराम करने की उम्र है, ये उनकी उम्र है कि वो रिलैक्स करें। सारी जिंदगी उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने बच्चों को पालने के लिए, सर्वाइवल के लिए। हमको बहुत लैंडलॉर्ड लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ी लंबी स्ट्रगल में अपनी जिंदगी गुजारी है मेरे फादर ने। तो मैं चाहता था कि वो इसमें आराम करें, लेकिन उनके लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नई जिम्मेदारियां हैं। वही अब मेरी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद वो पाकिस्तान में नहीं है, कारोबार उनके बंद हो गए हैं, बाहर अब उन्होंने नया काम भी शुरू किया है, वो बाहर बिजनेस भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, मेरे बच्चों को देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। फिर घर बंद पड़ा है, सारी चीजें बंद पड़ी हैं, उनको मैनेज भी करनी है। फिर वो मेरे साथ भी राब्ते में रहते हैं, मेरी खैरियत की भी उनको फिक्र होती है। तो मैंने उनके लिए कोई अच्छे हालात नहीं छोड़े। यानी मैं बाज़ औक़ात अपने आप को इसमें ब्लेम भी करता हूँ, लेकिन मेरे पास जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब कोई नहीं है। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ ना कि मेरे बच्चे जहाँ पे भी रहें, स्कूल में जाएं, जहाँ पे भी रहें, जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करें। और उसमें मेरी वालदैन का, मेरी बेगम का, इनका बड़ा रोल है। वो कोशिश करते हैं बच्चों को मैनेज करने की और चीज़ों को मैनेज करने की। उम्मीद है अल्लाह ताला कोई बेहतर रास्ता निकालेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमें हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, तो वो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, नॉर्मलाइज हो, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, हमारे ऊपर इस किस्म की जो फस्तायत है वो बंद हो जाए, ये जुल्म और जबर बंद हो जाए, तो सबसे बेहतर तो हम अपने घर में कि हम सारे अपने घर में वापस आए, वापस आके हम अपने जो है मेरे बच्चे अपने स्कूल के अंदर जाएं जहाँ पे वो बचपन से पढ़ते रहे हैं। मैं अपने घर से, अपने दफ्तर से, अपने शहर से काम करूँ, सबसे बेहतर ये है। लेकिन अगर मुल्क एक गलत सिमत में जा रहा है और मैं उसमें 1% भी रोल प्ले कर पा रहा हूँ या आधा फीसद भी कर पा रहा हूँ और उसके लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़ रही है, तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है, कोई बात नहीं। खैर इमरान साहब, जो पजीराई या जो मोहब्बत आपको पाकिस्तानी अवाम से मिली है, ये कभी आपने सर वैसे सोचा था या इस चीज को आप कैसे देखते हैं? यानी आज आप सर यकीन माने कि माशाल्लाह जिस कदर लोगों की आपसे, जिस तरह से वो आपके लिए दुआएं करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में भी कहा है कि वो ना हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि और तुम सारी दुनिया की दौलत खर्च करके भी ये नहीं कर सकते थे। अगर मेरा रब मुझे सारी दुनिया की दौलत दे देना और वो मैं सारी दोनों हाथों से लुटा दूं अपने लोगों के ऊपर, मैं फिर भी ये प्यार हासिल नहीं कर सकूंगा। मेरा ये ईमान है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना, वो बड़ा मेहरबान है, वही लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करता है। आप देखें ना, मैं अब इमरान खान की आप मिसाल ले लें, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। इमरान खान जेल में है, वो लोगों से बात नहीं कर पाता, लोगों को दिखाई नहीं देता और लोगों को देता भी कुछ नहीं है। इमरान खान अपने हाथ से लोगों को क्या देता है? कुछ भी नहीं देता। उसके घर जाओ तो वो तो किसी को चाय पानी नहीं पूछता। तो उस आदमी के लिए लोग पहले मार खाते हैं, जिल्लत और रुसवाई उठाते हैं, कैदें काटते हैं, टॉर्चर सहते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं और फिर उसका नारा लगाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के दिल में डालता है। अगर एक आदमी के लिए दूसरे आदमी के दिल में मोहब्बत है तो ये मेरे रब का करम है, मैं उसका शुक्रिया ही अदा नहीं कर सकता। अगर मुझे प्यार करने वाले चंद लोग भी हो ना, तो मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जितना लोगों ने प्यार किया, अब आपको मैं एक अजीब बात बताता हूँ, ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही आपको हैरत होगी। एक दिन बड़ी इमरजेंसी थी, मैंने रैंडमली एक दरवाजा खटखटाया, ऐसे ही रैंडमली। तो वो दरवाजा खोला, अंदर एक खातून थी, उनके साथ एक लड़का खड़ा था। तो मैंने कहा आ जाऊं, तो उन्होंने मुझे पकड़ के अंदर खींच लिया। ओह, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ। उन्हें मेरी शक्ल देख के आइडिया हो गया कि उसको थोड़ी सी मदद चाहिए। वो थी एक इमरजेंसी एक मौके पे। तो मामला ये है कि मुझे तो नहीं पता था कौन लोग हैं ये।
तो लोग हमें ओन करते हैं एक दूसरे को। अब इस्लामाबाद के अंदर आप ये देखें, जब लोग आए, आपने खुद देखा अपनी आंखों से कि खवातीन और बच्चे और बुजुर्ग जो है जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं वो खाना लेकर आ रहे थे, पानी लेकर आ रहे थे, नमक लेकर आ रहे थे, तौलिया लेकर आ रहे थे गीले करके। ये कौन उनके दिल में डाल रहा था? ये कोई दुश्मन तो नहीं है रियासत के, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, आपको सोचना पड़ेगा। यानी कभी आपने देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद में आई हो और इस्लामाबाद के लोग निकले उनकी मदद करने के लिए, उनको प्यार करने के लिए या उनका ख्याल रखने के लिए? आपने नहीं सर, ये बड़े बिजी लोग हैं। ये अजीब काम हो रहा है ना, ये अजीब काम हो रहा है। अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी है। मुझे आपको मैं सीरियसली बताऊं, ये जो रिजीम चेंज हुआ ना सोराब, एक वक्त आएगा कि हम सबको जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा और इस पूरे सिस्टम का जिसने हमें डंडे मारे हमें इसका शुक्रिया अदा करना होगा। इन्होंने हमें कौम बना दिया। मुझे कभी भी मेरे बलोच बहन भाइयों का दुख समझ ही नहीं आता अगर ये मुझे दुख ना देते तो। मुझे कभी भी मेरे कबायली बहन भाइयों का दुख समझ ही ना आता अगर ये मुझे ये तकलीफ और दुख ना देते तो। आज मैं अपने दिल के अंदर वो सारी चीजें महसूस करता हूँ जब उनके साथ होती है, क्योंकि मैं इसके अंदर से गुजरा हूँ। हम जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं ना, या खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, हम सबको झोलियां उठाकर दुआएं देनी चाहिए रिजीम चेंज करने वालों को कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी आंखों का ऑपरेशन किया, तुमने हमें बताया कि हमारे बाकी बहन भाई किस तकलीफ से गुजरते हैं, किस कर्ब से गुजरते हैं। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इस दर्द को, इस दुख को समझते ही नहीं थे। तो हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत शुक्र है कि हमें समझ आ गई है। तो हमें एक कौम में कन्वर्ट किया है। आपको पता है मैं बलूचिस्तान गया था, मैंने वहां कुछ अर्सा गुजारा बलूचिस्तान में पहाड़ों पे। तो अब आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। वो एरिया जहां पे इंटरनेट का इतना सा भी सिग्नल जाता है ना, इतना सा भी सौरभ, वहां पे आपकी आवाज जाती है। ऐसे आपको सीरियसली बता रहा हूं, जहां पे एक सिग्नल आता है ना थोड़ा सा इंटरनेट का, वहां पे भी आपकी आवाज जाती है। वहां पे भी लोग जानते हैं कि सच क्या और झूठ क्या है, और बिल्कुल वैसे ही जानते हैं जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में जानते हैं। मैं बताऊं, ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, डिजिटल दहशतगर्दी, ये इट्स रियली अ प्रॉब्लम। अभी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं है कि ये खतरा कितना बढ़ गया है। पाकिस्तान के किसी एक कोने में, मैं पिछले तकरीबन को 3-4 माह में ना पूरा पाकिस्तान फिरा हूं। मेरा ये तरीकाकार था कि थोड़ा सा इधर रह गया, फिर इधर रह गया, फिर इधर रह गया, फिर इधर रह गया, मैं ऐसे घूमता भी रहा हूं बड़ी देर तक। तो मैंने इस बीच में, जब तक कि मैंने अपने आप को पूरी तरह महफूज नहीं किया, तब तक मैं ये चक्कर भी लगाता रहा। तो मैंने कोई ऐसा कोना पाकिस्तान का नहीं देखा जहां मैसेज नहीं पहुंच गया, और वेरी वेल कन्वेड। ये ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज कहीं आधा पहुंचा है, कहीं पूरा पहुंचा है, कहीं अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। एक बात जरूर है कि अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि हम सियासतदानों की वजह से नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से आज ना सिर्फ तकसीम का शिकार है, बल्कि आज हम कमजोर भी हैं, आज हमारे बड़े मसाइल भी हैं, आज जो हमारे इकोनॉमिक मसाइल हैं, हमारे माशरती और समाजी मसाइल हैं, जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, या पाकिस्तान में जो क्लाशनकोफ कल्चर है, यहाँ से लेकर और जो एक मजहबी जनूनियत है, इन सारी चीजों को वो जब इकट्ठा करके देखते हैं तो पाकिस्तान में तमाम तबकात अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गलत और नाकस पॉलिसियां, जो बड़ी महदूद मुद्दत के लिए, देखिए ना, एक आदमी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है PMLN, इसका आपको पता है कितनी उम्र हो गई है PMLN की? PMLN की उम्र अब 4-5 दहाइयां हो गई। हाँ जी, 4 दहाइयां हो गई है PMLN की। नवाज शरीफ साहब को 3 दहाइयों से ऊपर हो गई है। पीपल्स पार्टी को 50 साल की जमात हो गई है ऑलमोस्ट। जुल्फिकार जी भुट्टो के टाइम की ये जमात है, 50 साल 5 दहाइयां इसको भी हो गई है। अगर आप खाली मुस्लिम लीग कहें तो वो कायदे के दौर में बनी थी। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, उनकी पूरी अपनी एक तारीख होती है, और उन्हें ये पता होता है कि हमारा एक फ्यूचर भी है, आने वाले वक्त में भी ये पॉलिटिकल पार्टी चलेगी और इसकी पूरी एक तारीख लिखी जाएगी। ये जो इदारे होते हैं ना, इनमें ये नहीं होता। एक शख्स आता है, वो सिर्फ अपने 3 साल 4 साल देखता है कि मेरा ये 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का टर्न्योर है। वो अपनी जो भी पॉलिसी बनाता है वो अपने 3 साल को सामने रख के बनाता है। पॉलिटिकल पार्टी जब कोई पॉलिसी बनाती है तो वो बहुत लंबा टाइम देखकर बनाती है। सियासतदान की प्लानिंग हमेशा दहाइयों पर होती है। ब्यूरोक्रेट की या सरकारी मुलाजिम की प्लानिंग हमेशा 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की, इससे लंबी प्लानिंग वो कर नहीं सकता। उसको पता होता है कि उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसको हर चीज जल्दी। तो जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग पाकिस्तान से की गई ना, कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल कर लिया गया, कभी गद्दारी का कार्ड इस्तेमाल कर लिया गया, कभी सुबाइयत का कार्ड इस्तेमाल कर लिया गया, कभी लिसानियत का कार्ड इस्तेमाल कर दिया गया, कभी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा आ गया, कभी लिबरल अप्रोच आ गई, कभी जो है वो बिल्कुल ही एक तरफ डिफरेंट अप्रोच आ गई। तो ये पोलराइजेशन जितनी पाकिस्तान में हुई है, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बहुत शॉर्ट टर्म की जो पॉलिसीज थी, उसका सबसे बड़ा रीजन वो है। और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है वो जब भी बनेगी वो पॉलिटिशियंस बनाएंगे। वो कभी भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो लोग बहुत महदूद मुद्दत के लिए आते हैं। जी, अब तो इस खैर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जा रहा है कि सर सिविलियन माइंड ही मसले का हल है। इमरान साहब, आपसे सियासी बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 व्लॉग्स आपके आ जाते हैं और सब लोग देखते हैं। वन लास्ट कमेंट, सिर्फ आपकी ओवरऑल एनालिसिस, सिर्फ तज्जिया, आप क्या समझते हैं कि ये हालात अब अगले 2-3 माह में क्या ठीक हो जाएंगे, चीजें सेटल हो जाएंगी? कुछ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इदारों की जानिब से भी आ रही हैं, तो मुज़ाकरात भी शुरू हैं, तो ओवरऑल एनालिसिस क्या है बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी सारी सूरत हाल?
देखिए सोहराब भाई, एक चीज ना हमें माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका के हवाले से बड़ा सीधा रखा है हमेशा। बड़ी क्लैरिटी है इनके माइंड में। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिका को ना नहीं बोला। पाकिस्तानी सियासतदान अमेरिका को कभी कभी ना बोलते हैं, कभी कभी डिले करते हैं, कभी कभी गिला और शिकवा करते हैं। वजह यह कि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको तनख्वाह मिलती है और उन्हें इस बात का आइडिया है कि अमेरिका को ना नहीं बोलना। तो उनका बड़ा क्लियर रिकॉर्ड है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कभी अमेरिका को ना बोलना भी होता है ना, वो सियासतदान को आगे करते हैं। वो ये कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी है, आप थोड़ा सा ना बोल दें। खुद वो अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं। आप देख लेना उठा के, लियाकत अली खान के दौर से अब तक देख लें आप, कभी भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कह लें या उनकी गवर्नमेंट कह लें, या उनका जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आती है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बिगाड़ पैदा नहीं करती और उनके साथ अपने हालात को ठीक रखने की कोशिश करती है। चाहे वो ज़िया उल हक हों, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हों, चाहे वो जनरल राहील शरीफ हों, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर हों या जनरल बाजवा हो, कोई भी कभी भी खिलाफ नहीं जाएगा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के। उसकी कुछ रीजन है, आप समझिए। हमारा जो पूरा पैटर्न है ना डिफेंस का या इकोनॉमी का, वो हमारा जो पूरा पैटर्न है वो जुड़ा हुआ है जाके मगरिब के साथ। आपकी जो वाहिद ट्रेड होती है ना जिसके अंदर आपको बेनिफिट होता है, या वाहिद जो पाकिस्तान की ट्रेड है जिसमें पाकिस्तान मुनाफा कमाता है, वो मगरिब के साथ है। चाइना के साथ आपकी जो ट्रेड होती है उसमें आपको खसारा है, यानी वहां से आप वो ज्यादा पैसे आपसे कमाते हैं, आप उनसे कम पैसे कमाते हैं। इसी तरह जो सेंट्रल एशिया है इसको आपने अभी तक अपने लिए खोला नहीं है, और ये जो हमारी अफगान पॉलिसी थी उसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। इंडिया के साथ हम ट्रेड कर नहीं पा रहे, आपके सामने है, और हम करते नहीं हैं उनके साथ। ना हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, ना हम इंडिया के साथ करते हैं, ना हम बाकी जगहों के साथ करते हैं, और अगर करते हैं तो वो बहुत महदूद करते हैं। तो ये वाला खित्ता तो हमने अपने लिए पहले कर दिया लॉक, ये खित्ता हो गया हमारे लिए बंद। हमारी सारी ट्रेड होती है, यहाँ से कुछ गल्फ की तरफ जाता है माल और बाकी जाता है सामने यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, तो वहां से आपको कुछ मुनाफा मिलता है। तो एक तो आपकी इकोनॉमी उनके साथ जुड़ी है, दूसरा आपके जितने आलमी इदारों के साथ आपकी डीलिंग है, चाहे वर्ल्ड बैंक के साथ है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है, चाहे आपकी IMF के साथ है, उन तमाम डीलिंग्स में जो जमानत है वो मगरबी ममालिक की, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, वो वहां पे बहुत इन्फ्लुएंस है उनका। तो आप उनकी तरफ देखते हैं, आपकी पूरी इकोनॉमी जुड़ी है उनके साथ, नंबर एक। नंबर दो, आप ये देखें ना कि आपने आज तक चाइनीज नहीं सीखी, आपने इंग्लिश सीखी है। लेकिन चाइना इज सुपर पावर, तो अगर तो आपका रुझान यहाँ पे होता तो आप चाइनीज या रशियन सीख लेते। आप ये जमाने देखें, चाइनीज दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान है, अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान नहीं है। आपने चाइनीज नहीं सीखी, आप चाइनीज की तरह कपड़े नहीं पहनते, आप चाइनीज की तरह खाना नहीं खाते, आप उनकी तरह चम्मच नहीं थाम सकते, लेकिन आप अंग्रेज की तरह टाई पहन लेते हैं, आप मगरिब की तरह का लिबास पहन लेते हैं। हम सब इंग्लिश बोल लेते हैं क्योंकि हमने उनकी जुबान सीखी। हमने क्योंकि अपने आप को, अपनी पूरी कौम को, अपने मुल्क को अलाइन किया उनके साथ। हमने अपने आप को अपने खिते में यहाँ पे अलाइन नहीं किया। और ये देखें, ये नेचुरल है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाबी जो है वो इंग्लिस्तान से पढ़ के आए थे। हमारे जो बच्चे हैं या जो लोग काबिल लोग हैं वो इंग्लिस्तान से पढ़ के आते हैं, अमेरिका से पढ़ के आते हैं, यूरोप से पढ़ के आते हैं। तो हमारी अलाइनमेंट जो है वो मगरिब के साथ जुड़ी हुई है। नंबर दो, आपका जो डिफेंस है सारा का सारा, वो भी आपका मगरिब के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी हमने चाइना के साथ कुछ अपना वेंचर शुरू किया। ये हम ले रहे हैं J-35। मुझे बड़ी इसकी फिक्र थी कि मैं हथियारों का बड़ा शौकीन हूँ और डिफेंस के ऊपर मुझे बड़ा मजा आता है इसको स्टडी करने में। कल सारी रात मैंने स्टडी किया कि ये J-35 क्या है, और मुझे इतनी खुशी हुई कि अब हम इंडिया से वापस कुछ आगे बढ़े हैं। हमारा जो इंडिया के बाद जब रफाल तैयारे आए थे तो आपकी जो एक एयर डोमिनेंस थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने कुछ चाइना के साथ मुआहदा किया, 2 साल में आपको J-35 मिलेंगे 40 के करीब। तो वो J-35 जो है वो बेटर देन रफाल है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इतने महंगे तैयारे हम ले रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, या हमने कोई जंग लड़नी भी है या हमने कोई जंग लड़नी भी है। अगर अफगानिस्तान के साथ जंग लड़नी है तो फिर तो जो तैयारे हैं वही अगले 40 साल के लिए काफी हैं आपको, आप इन्हीं से लड़ सकते हैं। अगर इंडिया के साथ आपने कोई जंग नहीं लड़नी और कश्मीर का मामला आपका टेबल के ऊपर बैठ के हल हो रहा है, या आपने ये सोच लिया है कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है, जैसा कि जनरल बाजवा कहा करते थे, तो फिर तो हमें इतने तैयारे लेने की या इतने हथियार इकट्ठे करने की हमें जरूरत नहीं है, हम गरीब मुल्क है। लेकिन मैं इसको स्टडी कर रहा था क्योंकि मेरा वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं उसको वो देख रहा था। तो हमारा इससे पहले जितना भी डिफेंस का सारा मैकेनिज्म है वो हमारा मगरिब के साथ जुड़ा था। आपके हथियार जो है वो अमेरिका और अमेरिकन साख्त के, और साथ आपके फ्रेंच आपके हथियार होते हैं, अमेरिकन आपके हथियार होते हैं, जो मगरबी कंपनी है वहां से आप हथियार लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप नॉन नेटो अलाई भी हैं, आप उनके इत्तेहादी हैं जो नॉन नेटो है, इसके अंदर आता है। आपको जो है वो फौजी मदद भी वहीं से मिलती है, जो मिलिट्री एड आपको आती है वो भी आपको वहां से आती है। आपकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग की जो वर्कशॉप्स होती हैं, या जितने भी आपके एडवांस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग्स के जितने कोर्सेज हैं, वो आपके जितने भी ऑफिसर हैं वो मगरबी ममालिक में जाते हैं, वहां पे जाके वो ट्रेनिंग करते हैं, वहां पे जाके वो कोर्सेज करते हैं। और आप एक और चीज देखिए ना कि आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे रिटायर होने के बाद अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहते तो उनमें से कोई भी चाइना में नहीं रहता, कोई भी रशिया में नहीं रहता। वो सारे जो है वो मगरबी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहां रहना चाहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते वहां पे हैं। अगर कोई जायदाद बनाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर तो वहां बनाना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वहां। तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर एक स्टांस हमेशा से रहा कि उन्होंने अपने साथ को मगरिब के साथ अलाइन किया, और अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी कोई हरकत नहीं की। ये हो गया पूरी तरह से रजिस्टर्ड। इससे ज्यादा एलेबोरेट मैं नहीं कर सकता।
तो मामला यह है कि अब मगरिब का वो जो एक सपोर्ट था, इमरान खान को मारो कोई बात नहीं हम देख लेंगे, वो सपोर्ट अब खत्म हो गया। जो बाइडन के दौर में ये मुजरिमाना खामोशी थी, देखिए अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अगर उसको आप स्टडी करें तो उसकी जो बुनियाद है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की जो बुनियाद है, मैं उसको एक तो जालिमाना फॉरेन पॉलिसी इसलिए कहता हूं कि वो यूक्रेन के बारे में कुछ और सोचते हैं, शाम के बारे में कुछ और सोचते हैं, इजराइल के बारे में कुछ और सोचते हैं, कश्मीर के बारे में कुछ और सोचते हैं, वो अगयूर मुसलमानों के बारे में कुछ और सोचते हैं और बर्मा में मुसलमानों के बारे में कुछ और सोचते हैं। तो मैं उनको देखता हूं कि वो अपनी स्ट्रेटजी अपने फायदे और नुकसान के मुताबिक बनाते हैं। बड़ी जालिमाना किस्म की पॉलिसी है। लेकिन आप कुछ भी कहें, अमेरिकन जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, उसकी बुनियाद उन्होंने रखी हुई है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। वो ये कहते हैं जी हमारी बुनियाद ह्यूमन राइट्स, तो हम फॉरेन पॉलिसी को ह्यूमन, अब ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर बुनियाद है तो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ तो अमेरिका की मुजरिमाना खामोशी थी और वो नहीं बोले, और जब अमेरिका नहीं बोला तो फिर कोई भी नहीं बोला, मगरिब से भी आवाज नहीं उठी, यूएन भी जो है उसकी बड़ी कमजोर आवाज थी। अब ट्रंप के जीतने के बाद जो है वो मगरिब ने आपने देखा आंखें दिखाना शुरू कर दी है। अब यूरोपीय यूनियन खुल के कह रहा है जी आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है, ये आप मिलिट्री कोर्ट में सजाएं दे रहे हैं, ये वो अच्छी बात नहीं है। अब सारों का रवैया तब्दील होना शुरू हो गया, स्पेशली जो अमेरिका की टीम है जो नई आ रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट, उनका भी रवैया तब्दील होना शुरू हो गया। अब वो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में उससे पहले पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ गई है कि 4 साल तक एक नई अमेरिकन इंतजामिया के साथ लड़ने से बेहतर है कि पाकिस्तान में वो इंसाफ देके अपनी जान छुड़ाए। और अब आपने उसका सिलसिला शुरू होता हुआ देख भी लिया, आपको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में शायद चीजें डाउन जाएंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा जैसे मैं और आप समझ रहे हैं कि अचानक इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ये होगा अदालतों के थ्रू। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ, इनकी बड़ी खूबी है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो काम भी करेगी उसको कानून के रैपर के अंदर रख के करेगी, कानून का उसको कवर दे। देखिए अब 26वीं आईनी तरमीम बेशक एक ज्यादती है, लेकिन वो आईनी तरमीम तो है ना, जिस तरीके से पूरी दुनिया नहीं मानती, लेकिन वो आईनी तरमीम तो है ना। आज पाकिस्तान के आईन के अंदर वो लिखा हुआ है। तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की एक खूबी जरूर है कि वो किसी भी हालत के अंदर हो, वो एक कवर जरूर फराहम करते हैं, कानूनी कवर। तो अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना है तो वो उसका कानूनी जवाब होगा उनके बाहर आने का। और वैसे भी देखें, एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपने आप को पीछे हटा लेना, अदालतों के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जो इमरान खान साहब के पास ऑफर है जिसका एक हिस्सा वो नहीं मान रहे, उन्हें ये कहा जा रहा है जी आप फौरी तौर पे ना चले जाएं, हाउस अरेस्ट हो जाएं इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे। तो इमरान खान साहब ने एक उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि पहले मेरे सारे बंदे छोड़ो ना, फिर मैं अपने बारे में बात करूंगा। अब वो भी इस बात को जानते हैं और इमरान खान भी जानते हैं कि घर में जाके कैद हो जाने से उनकी पॉपुलैरिटी पे इफेक्ट होगा। लेकिन इमरान खान पॉपुलर ही इतने हैं, अगर वो घर में जाके भी अरेस्ट हो जाएंगे तो कितना इफेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत भी इफेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का 90% लोग उनके साथ खड़े हैं तो 80% खड़े हो जाएंगे, 2-2.5 से तो ऊपर वो फिर भी रहेंगे ही। तो इमरान खान साहब जो है ना, बाकियों ने अपना बेड़ा गर्क इतना कर लिया कि वो अब एक ऐसा डिसीजन ले भी नहीं जो पॉपुलर ना हो तो फिर भी उनको ज्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब चाहेंगे कि वो अपने घर से आजाद हो। वो ये चाहेंगे, वैसे बैक टू डिस्कशन चल रही है सर, ये मुज़ाकरात को छोड़कर जिस तरह आपने अपने व्लॉग में फॉर्च्यूनर गाड़ियों के जाने का भी जिक्र किया, तो एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली एंगेज कर रही होगी खान। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे मुलाकात का नहीं पता, मैंने उस व्लॉग में भी कहा था ये 2 मरतबा ऐसा हुआ है। मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि वही वाली गाड़ियां 2 मरतबा दाखिल हुई है जेल में, और एक मरतबा एतवार का दिन था। एतवार के दिन मैं आपको बता देता हूं कि जेल खाना जात का वजीर जा सकता है, या तो हाई कोर्ट का जो जज जिसके पास ये इख्तियार हो वो जा सकता है, या आईजी जेल खाना जात जा सकता है किसी जेल के अंदर। और किसी के लिए जेल नहीं खुलती, जेल का दरवाजा खुलता नहीं है। तो वो जेल का दरवाजा उन गाड़ियों के आने से तकरीबन कुछ 40-50 सेकंड पहले खुल गया था, और जब वो गाड़ियां निकलनी थी तो उनके निकलने से 30 सेकंड पहले खुल गया था। वो गाड़ियां स्पीड में अंदर गई और स्पीड में बाहर निकली हैं। 2 गाड़ियां थी और उनके अंदर जो लोग हैं उनके पास कागजात थे जो लेकर वो जेल के अंदर दाखिल हुए थे एतवार वाले दिन। अब जेल के अंदर कौन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है और किसके बारे में ये बातचीत हो सकती है वो हम सब जानते हैं। दूसरा, मेरे पास अपनी जाती एक इन्फॉर्मेशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने मुझे बताई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आप इस मौके पे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक्चुअली अगर कोई आदमी सिस्टम के साथ इस वक्त राब्ते में है तो वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, और उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो बाकी पार्टी को नहीं है। तो 2 तरह के मुज़ाकरात हैं। देखें, इसकी तस्दीक जो है वो उन्होंने भी की है, इरफान सिद्दीकी साहब ने। इरफान सिद्दीकी साहब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी एक पर्ची हमारे पास आएगी एनआरओ की, हमारे पास तो लिखा लिखा है, आ जाएगा, करना क्या है। ये बेशक टीम बनी हुई है। 2 तरह के मुज़ाकरात होते हैं ना, एक बैकडोर चैनल होता है और एक जो है वो अनाउंस्ड सामने नजर आ रहे हैं, खुफिया और एलानिया मुज़ाकरात। तो ये जो लोग एलानिया मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनके पास खुफिया मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी पहुंचेगा उसको ये मान लेंगे। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। ये जो आजाद कश्मीर का इस वक्त वज़ीर आज़म है, क्या नाम है इसका, अनवारुल हक। ये आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने वोट मांगने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता किया और पीएमएलएन के लोगों से भी राब्ता किया, और उन्हें कहा जी आप मुझे आप वोट दे दें, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा यहाँ का ना। मैंने अपने बंदे कुछ ले लिए यहाँ से, पीटीआई में से तोड़ दिए, और आप लोग मुझे वोट डालें। तो उन्होंने कहा जी हम तो अपना वज़ीर आज़म खड़ा कर रहे हैं, हम तो खुद वोट मांग रहे हैं, तो हम आपको वोट नहीं डालेंगे। ये पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया था। तो उन्होंने धमकी लगाई थी, ये मुझे पीपल्स पार्टी के लोगों ने बताया। उन्होंने कहा था यार वोट तो तुम मैंने नहीं पाना है, मेरे कहन पे पा दोगे तो चंगे रहोगे, और अगर मेरे कहन पे आप नहीं डालेंगे तो डालना तो तुम्हें पड़ेगा मुझे वोट, क्योंकि तुम्हारा कैंडिडेट टिकेगा नहीं।
ये धमकी लगा के वो जनाब उन्होंने मामला खत्म किया। और फिर पीपल्स पार्टी के दोस्त बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को ऑर्डर मिला था और जरदारी साहब ने फिर ऑर्डर दिया अपनी पार्टी को कि अपना कैंडिडेट आपका नहीं होगा, आप अनवारुल हक को वोट डालेंगे। इसी तरह पीएमएलएन के जो वोट्स हैं वो भी उधर शिफ्ट हो गए और इस तरह जो है वो अपना एक उन्होंने हुकूमत बना ली वहां पे आजाद कश्मीर में। तो इसको आप समझे, ऐसे ही जो खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो चीजें तय पा जाएंगी वो फिर जरदारी साहब को भेज दी जाएंगी और वो चीजें भेज दी जाएंगी नवाज शरीफ साहब को, और ये दोनों पॉलिटिकल लीडर अपनी अपनी पार्टी के लोगों को वहां कह देंगे जो मुज़ाकरात के अंदर है कि भाई इसके ऊपर तय हो गया और ये आप करते हैं, तो उनको करना पड़ जाएगा। ये सामने सिर्फ दिखावा है जो आपको नजर आ रहा है। एक्चुअली अगर कोई मुज़ाकरात पाकिस्तान में जब भी होते हैं वो बैकडोर चैनल में ही होते हैं और वहां पे भी मेरे ख्याल में बातचीत चल रही है। इमरान खान साहब ऐसे तो नहीं कह रहे कि उनको 2 ऑफर्स पहुंचाई गई हैं। एक दफा उन्हें कहा गया, वो कहते हैं जी मुझे पाकिस्तान चले जाओ 3 साल के लिए, फिर वो कहते हैं जी मुझे अभी ऑफर है कि आप बनी गाला जाके शिफ्ट हो जाए, और ये ऑफर अभी नहीं, उनको चंद महीनों से ये ऑफर है उनके पास। देखिए मैं जब एक बात कहता हूँ ना कि जेल का छोटा वाला दरवाजा खुला हुआ है, सराब जेल का छोटा दरवाजा खुला हुआ है, ये जेल का छोटा दरवाजा होता है 4 फुट का, इमरान खान का कद 6.25 फुट। तो छोटे वाले दरवाजे में इमरान खान ने, छोटे वाले दरवाजे में से तो वो कहते हैं इमरान खान को निकल जाओ, तो इमरान खान कहता है नहीं जी बड़ा फाटक खोलो, बड़ा दरवाजा। मैं जिस तरह अपनी कमर सीधी रख के जेल के अंदर गया था, मैं उसी तरह अपनी कमर सीधी रख के जेल से बाहर आऊंगा। पंगा सिर्फ यहाँ पे है कि दरवाजा छोटा खुला हुआ, बड़े लंबे अरसे से खुला हुआ है। अच्छा, अब जो है ना बात कहां तक पहुंच गई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आज की लेटेस्ट। अब वो मुतालबा नहीं है कि आपने हुकूमत नहीं गिरानी इमरान खान से, अब मुतालबा इमरान खान से ये है कि आपने हमें कुछ नहीं कहना। आप एक तरीकाकार है उसके ऊपर अमल दरामद कर लें, अदालतों के ऊपर से दबाव खत्म कर दिया जाएगा। जब अदालतों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट अपना दबाव हटा लेगी तो अदालतें इंसाफ देना शुरू कर देगी। अदालतों ने तो बहुत नाइंसाफी की है पीटीआई के साथ, तो जब अदालतें इंसाफ देंगी तो ये केस तो टिकेंगे ही नहीं, इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने मार्जिन क्रिएट करना है, मार्जिन क्रिएट करना है पाकिस्तान के इदारों के लिए, और वो इमरान खान साहब कर सकते हैं। देखिए ये इदारे पाकिस्तान के हैं, हम टैक्स देते हैं तो ये इदारे चलते हैं, इनको गंदा करके या इनको खराब करके हमें हासिल कुछ नहीं होगा, इनको ठीक करके हमें कुछ हासिल होगा। इस सारी डील में ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी डील के अंदर सिर्फ एक चीज निकल आए तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा, और वो ये कि सियासत में या पाकिस्तान के इंतजामी मामलात में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके रोल को अगर मिनिमाइज कर दिया जाए, बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये काफी होगा। इस सारी लड़ाई के अंदर अगर विन विन सिचुएशन होगी तो वो सिर्फ यही होगी, देखिए हुकूमत किसी की भी बन जाए। आज अगर इमरान खान साहब को हुकूमत मिल जाएगी तो क्या सारी जिंदगी तो नहीं रहेगी ना, 10 साल 20 साल 30 साल, एक दिन फिर खत्म हो जाएगी, कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, तो ये हुकूमतें बदलती रहेंगी। अगर इस सारी लड़ाई के अंदर से 2.5 साल जो कौम ने मार खाई है, अगर ये कौम इस 2.5 साल 3 साल मार खाने के बदले में सिर्फ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको इस बात पे कायल कर दें, या कोई ऐसा तरीकाकार बना दें कि वो सियासत में अपनी मुदाखलत खत्म कर दें और वो इंतजामी मामलात के अंदर टांका झांकी बंद कर दें, और जितने उनके सेल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं अगर वो खत्म कर दें, तो ये इससे अच्छी डील हो नहीं सकती पाकिस्तान के।